हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा शरीर में गति, यानी जो हमारा पार्ट नंबर 8 है उसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के बारे में। ये कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर है बेटा जो आप लोगों से एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं और जब आप इनके आंसर्स नहीं दे पाते फिर मार्क्स नहीं आते। तो मैं चाहूंगा कि आप ये सभी प्रश्न उत्तर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों को मैंने अभी यहाँ पर बताना है या फिर जो आप लोग वीडियो के लास्ट तक समझ पाएंगे उनको आप हमेशा याद रखेंगे, जिससे कि आपसे टीचर्स जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप आसानी से आंसर्स दे पाए, आसानी से उत्तर दे पाए। और इतनी मेरी गारंटी है कि इसके अलावा जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है और ये अति लघुतरात्मक जो प्रश्न उत्तर है, इनके अलावा साथ में मैंने कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। ये सब अगर आप कर लेते हैं ना तो इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम के अंदर आए और आपको ना आए। आप आसानी से सभी प्रश्न उत्तर को कर पाएंगे और अच्छे अच्छे नंबर ले पाएंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो प्रश्न उत्तर है कौन से। हमारा सबसे पहला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 1। गति किसे कहते हैं? गति की परिभाषा क्या है? शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गति कहलाता है। जब हम अपने शरीर को बेटा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गति। चाहे हम खुद उठकर जाएं, चाहे हम अपने आप को साइकिल पर बिठाकर कहीं ले जाएं, चाहे हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाएं, उसे कहेंगे क्या? गति। दूसरा प्रश्न है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन अंग अथवा शरीर के किसी भाग से गति करके करते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। गाय, मनुष्य, पक्षी, कीट, मछली के गमन अंग का नाम बताइए। गाय पैर, या गाय जो है वो पैर के द्वारा, देखो आप यहां पर बेटा ऐसे करके इसको सेपरेट लाइन में भी लिख सकते हैं। गाय जो है वो पैर के द्वारा, कीट जो है वो पंख से उड़ने की सहायता के लिए, या फिर कीट जो है चलते भी है बेटा तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। मनुष्य जो है वो पैर से। उसके बाद बेटा अगर हम मछली की बात करें तो मछली जो है या मीन, मछली बोले या मीन बोले, वो पंख से। और उसके बाद बेटा पक्षी जो है वो पंख से। तो मछली जो है वो पंख की सहायता से तैरते हैं और बेटा जो पक्षी है वो पंख की सहायता से उड़ते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी अधिक विविधता या विविधता, आप कह सकते हैं डिफरेंसेस, क्यों है? यानी हम अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, या घोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, या फिर कह सकते हैं पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, तो हमारे इतने अलग तरीके क्यों हैं? यानी हम अलग तरीके से चलते हैं और बाकी जीव जंतु अलग तरीके से। आखिर वजह क्या है? तो कहते हैं क्या? क्योंकि विभिन्न जंतुओं के गति करने या गमन करने के लिए अलग अलग अंग हैं, भिन्न भिन्न अंग हैं, इसीलिए उनके गति करने का तरीका भी अलग है। प्रश्न संख्या 5। आपके शरीर का कौन सा अंग पूर्णतः घूम सकता है? आप लिखेंगे भुजा और टांग। हमारी टांग बेटा और हमारी जो भुजा है वो पूरी तरीके से घूम सकती है। हमारे जो पैर के नीचे की हड्डियां होती है ना, जो हमने पढ़ा था बेटा जॉइंट पर होते हैं, श्रोणी हड्डी, और बेटा हमारे कंधों में पाई जाने वाली हड्डी, ये पूरी तरीके से घूम सकती है। इसीलिए हम इससे संबंधित जो अंग है उसको आसानी से घुमा सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6। आपके शरीर के कौन से अंग अशांत या घूमते या मुड़ते हैं? अशांत, अशांत मतलब क्या होते हैं? एक दिशा में। गर्दन, कलाई, उंगलियां, घुटने, सिर, कोहनी, ये ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, अशांत मतलब समझ रहे हो ना, घूमते वक्त मूवमेंट करते हैं। अस्थियां क्या है? अस्थियां यह शरीर का कठोरतम भाग है जो शरीर को आकार प्रदान करती है। हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में अनेक अस्थियां हैं और हमारे शरीर के अंदर कुल कितनी अस्थियां होती है बेटा? 206 हड्डियां होती हैं। हाँ, वो बात अलग है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है और जब पैदा नहीं हुए होते हैं तो उससे पहले और भी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, हड्डियों की संख्या सीमित रह जाती है। हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियां कैसे है? यानी हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की जो गतियां वो कैसे कर पाते हैं, हम कैसे अपने शरीर में गतियां कर पाते हैं? तो विभिन्न प्रकार की जो गतियां हैं और संधियां हमारे शरीर की गति करने में सहायक है। यानी ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं वो कौन कौन सी संधियों की वजह से होता है या फिर किस वजह से होता है। अगर ये पूछा जाता है कि किस वजह से होता है
तो आप लिख सकते हैं संधि की वजह से होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भैया कौन कौन सी संधि की वजह से होता है, तो हमने पाठ पढ़ा था ना, पूरे पाठ में मैंने अलग अलग प्रकार की संधियों के बारे में बताया था आपको। तो बेटा अगर आप लोगों ने पाठ वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं पाठ 8 का, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, संधि किसे कहते हैं, यानी संधि क्या है। तो शरीर के कई भाग जो गति करते हैं उनकी अस्थियां विशेष प्रकार के जोड़ों से जुड़ी होती है, जिन्हें हम या जिसे हम संधि कहते हैं। हमारे शरीर के किन भागों में संधि होती है? कोहनी, कंधा, ये वाला देखिए, गर्दन, घुटने, इनमें संधि पाई जाती है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 11, हमारे शरीर में मुख्यतः कितने प्रकार की संधियां हैं? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, तो ये लिखा है बेटा हमारे संधियों के प्रकार, कंदूक खलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि और अचल संधि। अचल संधि तो वो होते हैं जो चल नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते हैं। उसके बाद है बेटा प्रश्न संख्या 12, कंदूक खलिका संधि क्या है? कंदूक खलिका संधि कूल्हे और कंधे में होती है, जिसमें बॉल जैसी संरचना होती है बेटा, जो कटोरे जैसी संरचना के अंदर घूमती है। उसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न संख्या 13, हिंज संधि कहाँ होती है? घुटने में, कोहनी में, यहां पाया जाता है हिंज संधि बेटा। घुटना भी एक ही दिशा में मुड़ सकता है और बेटा हमारी कोहनी भी। धुराग्र संधि कहाँ होती है? गर्दन और सिर के मध्य धुराग्र संधि होती है, यानी यहां पर बेटा, जिसे आप कहते हैं छोटा दिमाग, वहां पर। उसके बाद है प्रश्न संख्या 15, धुराग्र संधि में कौन सी अस्थि एक छल्ले में घूमती है? तो आप लिखेंगे बेलनाकार अस्थि। हमने पढ़ा था ना, बेलन जैसी संरचना होती है और वो उसमें घुसकर और ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, बस इसे कहते हैं बेलनाकार, यस यस यस, बेलनाकार संधि, जो बेलनाकार आप कह सकते हैं अस्थियों की संधि। उसके बाद है प्रश्न संख्या 16, अचल संधि कहाँ होती है? अचल संधि कहाँ होती है? जहां चल फिर नहीं सकते। तो हमने पढ़ा था ना, ऊपर वाले कपाल और हमारे जबड़े के मध्य, वही कह रहे हैं ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, अस्थि पिंजर किसे कहते हैं? शरीर में अस्थि ढांचे को अस्थि पिंजर कहते हैं, यानी हमारे अस्थियों के ढांचे को क्या कहा जाता है बेटा? अस्थि पिंजर। हमारे शरीर के ढांचे को, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी अस्थियों से मिलकर बना है। अस्थि यानी कि हड्डी, तो कई सारी हड्डियों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? अस्थि पिंजर। उसके बाद अगला प्रश्न, अस्थियों का क्या कार्य है? अस्थियां हमारे शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करती है। अगर बेटा हमारे शरीर में अस्थि ना हो, तो हमने बात की थी ना, गूंदे हुए आटे के समान हमारा शरीर होगा बेटा, उसका कोई एक निर्धारित आकार नहीं होगा। इसके बाद है बेटा प्रश्न संख्या 19, शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित अस्थियों की संख्या और आकृति के बारे में कैसे पता चलता है? एक्सरे की सहायता से पता चलता है। इसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, अपेक मध्य उंगली में कितने अस्थियां हैं? तो 4 अस्थियां होती हैं बेटा। पसलियां किसे कहते हैं? पसलियां, वक्ष में पाए जाने वाली बारीक अस्थियों को पसलियां कहते हैं। वक्ष मतलब होता है ये, जिसने हमारे हृदय को ढका हुआ है, तो इसमें पतली 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 हड्डियां ही पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पसलियां। प्रश्न संख्या 12, पसली पिंजर किसे कहते हैं? पसलियां वक्ष के भाग में मेरुदंड से, मेरुदंड होता है बेटा जो रीढ़ की हड्डी होती है, जुड़कर एक बॉक्सा या एक बॉक्स जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे पसली पिंजर कहते हैं। यानी ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ढांचा है बेटा, पीछे वाला मेरुदंड जो पीछे है हमारा, यानी जिससे हमारा पूरा शरीर आपस में जुड़ा रहता है, उससे ये एक जुड़कर ढांचा बनाता है, जिसे हम कहते हैं पसली पिंजर। पसली पिंजर को का क्या कार्य है? यहाँ पर बेटा को गलती से हो गया है, यहाँ पर आएगा का। पसली पिंजर का क्या कार्य है? पसली पिंजर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करते हैं बेटा, जैसे कि हमारा हृदय हो गया, हमारी जो लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए बेटा, उनकी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 24, हमारे पसली पिंजर में कौन से अंग सुरक्षित होते हैं? वही मैंने बोल रहा ना भाई, ऊपर फेफड़े और हृदय सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न संख्या 25, मेरुदंड का क्या कार्य है? मेरुदंड हमारे शरीर को सीधा खड़ा होने में सहायक होता है। यही बेटा बार बार कहा जाता है कि अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लग जाती है तो आपको उठने, बैठने, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है।
तो वही कह रहे हैं क्या कि हमारे शरीर को सीधा रखने में मदद करता है मेरुदंड। यदि हमारा शरीर या हमारे मेरुदंड केवल एक ही अस्थि से बना हो तो क्या होगा? तो बस क्या होगा, हम नीचे झुक नहीं पाएंगे। मान लीजिए किसी के बैक में पेन हो गया है और उसकी हड्डी टूट गई है या फिर हड्डी में कहीं चोट आ गई है, तो बेटा वो मुड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी हड्डी में बहुत दर्द होगा और स्टिफ हो जाएगा, हड्डी जो है अकड़ जाएगी, जिसकी वजह से वो मुड़ ही नहीं पाएगा। तो ये कह रहे हैं यदि हमारा मेरुदंड केवल एक अस्थि से बना होता तो हम नीचे नहीं झुक सकते थे। प्रश्न संख्या 27, कंधे की अस्थियां किसे कहते हैं? हमारे कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां होती है जिन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और बहुत ही सरल सा उत्तर। इसके बाद कह रहा है श्रोणी अस्थियां किसे कहते हैं? हमारे कूल्हे के भाग में उपस्थित श्रोणी अस्थियां कहलाती हैं। यानी हमारे कूल्हा समझते हो ना, जो हिप्स होते बेटा, हिप्स के बगल में जो हड्डियां पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं श्रोणी अस्थियां। खोपड़ी का क्या कार्य है? हमारे खोपड़ी से हमारे महत्वपूर्ण जो अंदर के भाग हैं वो सुरक्षित रहते हैं। उपास्थि किसे कहते हैं? उपास्थि को इंग्लिश में बेटा कार्टिलेज कहा जाता है। ये अस्थियों से मृदु होते हैं, अस्थियों से थोड़े कोमल होते हैं, नर्म होते हैं, मुड़ भी जाते हैं और ये हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं, कान में पाए जाते हैं, नाक में पाए जाते हैं। तो ये बेटा हमारे कहलाते हैं उपास्थि। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, अस्थियों को गति प्रदान करने में कौन सहायक होता है? तो पेशी सहायक होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ना, पेशियों के जोड़े काम करते हैं, एक सिकुड़ता है तो दूसरा फैलता है, मतलब फैलता है ऑब्वियसली। तो कह रहा है पेशियां जो है वो मदद करती हैं अस्थियों को हिलने डुलने में। पेशी किसे कहते हैं? ये एक प्रकार का उत्तक होता है जो शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है बेटा, सिकुड़कर, ठीक है, या फैलकर भी लिख सकते हैं, सिकुड़कर फैलकर। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशी संयुक्त रूप से कार्य करती है? हमने पढ़ा अभी जस्ट, मैंने ऊपर भी उत्तर बताया, दो पेशी, एक सिकुड़ती है बेटा तो दूसरी फैलती है। तो वही कह रहा है कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 34, 4 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। केचुए में नहीं होती, घोंगा में, तिलचट्टा में। आंतरिक अस्थि, हालांकि तिलचट्टे में पाई जाती है बाह्य अस्थि, और जोंक, इनमें अस्थियां नहीं होती, आंतरिक अस्थियां नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 35, घोंगा किसकी सहायता से गति करता है? तो घोंगा एक मोटी मांसल रचना की सहायता से गति करता है। ये सभी प्रश्न बेटा बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसको कर लिया ना तो बस समझ लीजिए आप बस फोड़ देंगे, समझ रहे हो ना। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, तिलचट्टा कैसे गति करता है? तो लिखेंगे तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं। तिलचट्टे के कितने जोड़ी पैर होते हैं बेटा? 3 जोड़ी, जो इसे जमीन पर चलने में सहायक होते हैं। यह 3 जोड़ी का मतलब 6 पैर होते हैं और ये पंखों की सहायता से वायु में उड़ भी सकता है। उसके बाद है बेटा हमारे पास प्रश्न संख्या 37, ये 7 लिखना भूल गया, 3 के साथ 3, यस। प्रश्न संख्या 37, पक्षी क्यों उड़ सकते हैं? पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित है। उनकी अस्थियां बहुत ही हल्की होती है, खोखली होती है, जिसमें हवा भरी होती है और बहुत मजबूत होती है, इसलिए वो आसानी से उड़ पाते हैं। प्रश्न संख्या 38, जो कि लास्ट और आखिरी प्रश्न है, मछली का शरीर कैसा होता है? तो मछली का शरीर धारा रेखित होता है, जिससे वो आसानी से तैर सकती हैं। और इसमें मदद कौन करती है? उसकी पूंछ और पंख। पंख की सहायता से बेटा वो मुड़ सकते हैं और पूंछ की सहायता से वो बल लगाते हैं आगे की तरफ। तो ये सभी प्रश्न, जो भी प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ अभी साझा किए, टोटल 38 प्रश्न ये है बेटा। 4 प्रश्न मैंने आपको करवाए थे अभ्यास में, तो टोटल 42 प्रश्न हो गए। आपको इन्हें रटना नहीं है, रटना नहीं है आपको। सॉरी, इतने सारे प्रश्न कब से याद करें? याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो बताया गया उस वीडियो को 2 बार देख लीजिए या फिर उसको पढ़ लीजिए, आप आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही दे पाएंगे। किसी भी चीज को बेटा रटना नहीं होता है, चीजों को समझिए और उत्तर दीजिए। दैट्स इट। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।